चलिए इस वक्त कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग प्रेस कॉन्फ्रेंस का रुख कर लेते हैं। कई बार स्ट्रैटेजी को लेके कंफ्यूजन होते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, और कई बार भविष्य को लेके चिंता होती कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस रास्ते पर हैं। तो उस दृष्टि से मैंने सोचा कि मैं आप लोग के साथ कुछ डेटा भी शेयर करूं, कुछ स्ट्रैटेजी की बात भी करूं, और अगर कोई और आप लोग जानना चाहे तो उस मुद्दे पे भी मैं आपसे बात करूं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि करीबन 30 स्लाइड का प्रेजेंटेशन है ये, थोड़ा आपको धैर्य रखना पड़ेगा जब तक तो प्रेजेंटेशन हो। हालांकि अगर उसमें भी बीच में आप किसी मुद्दे पे कुछ पूछना चाहें, मुझे ऐतराज नहीं है, बट फैसला वो आप लोग का है कि आप ऐसा करना चाहते हैं कि अंत में अपनी बात पूछना चाहते हैं। जस्ट टेक दैट। सो इस प्रेजेंटेशन में जितना भी डेटा हमने यूज किया हुआ है वो 31 जुलाई तक का डेटा है। कल हमने उसको तैयार किया था, आज आपके सामने रख रहे हैं। थोड़ा बहुत एक दिन के कारण जो फर्क है वो उसमें होगा। और अब तक हमने कोविड मैनेजमेंट का क्या प्रबंधन किया है और आगे हम क्या करना चाहते हैं, वो दो बातें इसमें हमने बेसिकली कवर करी है। जो कोविड मैनेजमेंट का जो काम होता है उसके बेसिकली दो पहलू हैं। एक कंटेजियन का स्प्रेड को रोकना, और दूसरा अगर किसी को इन्फेक्शन हो ही जाए तो ये इंश्योर करना कि उसका इलाज हो जाए और कोई जान इस कारण से ना जाए। तो दो उद्देश्यों पे काम होता है, स्प्रेड को रोकें और अगर हो जाए तो हम उसका इलाज कर सकें। इस स्प्रेड को रोकने के लिए 3 बिंदु होते हैं जो महत्वपूर्ण हैं, कि जो सस्पेक्ट है उसको हम टाइमली आइडेंटिफाई कर सकें, समय रहते पहचान सकें, जिससे वो और लोगों को इन्फेक्ट ना कर सके। जो सस्पेक्ट है हम उनकी क्वारंटाइन कर सकें, और साथ में एक पॉइंट जो डेथ रोकने के लिए और प्रिवेंशन रोकने के लिए ज़रूरी है कि हम उसको टाइमली उसकी टेस्टिंग कर सकें। हमारा 4 महीने का अनुभव ये कहता है कि अगर जो केसेस को हम समय रहते पहचान पाते हैं उसमें उनके सर्वाइवल के चांसेस लगभग 100% होते हैं, और अगर केस लेट होता है तो उसको मैनेज करने में डॉक्टर्स को दिक्कत आती है। और साथ में मृत्यु रोकने के लिए 3 स्तरीय हमारी इलाज की व्यवस्था है। कोविड केयर सेंटर, DCHC और DCH, 3 लेवल के उसके इलाज की व्यवस्था। तो अब तक हमारे कुल मिला के जो कोविड मैनेजमेंट के एफर्ट्स हैं उसकी समरी, उसका सार इस स्लाइड में है। इसको करने के लिए हमने 4 बिंदुओं की एक स्ट्रैटेजी बनाई, जो सुदाम खाड़े जी जब हमारे साथ काम करते थे उस समय इन्होंने लिखी थी, और उसको समय समय पर हमने आपके संज्ञान में भी लाया। बेसिकली हमारी स्ट्रैटेजी आइडेंटिफाई, आइसोलेट, टेस्ट एंड ट्रीट की स्ट्रैटेजी थी। आइडेंटिफाई करने के 2 तरीके साथ में हमने बनाए हुए हैं, एक एक्टिव आइडेंटिफिकेशन और एक पैसिव आइडेंटिफिकेशन। एक्टिव आइडेंटिफिकेशन का अर्थ है जिसमें हम खुद जाके पेशेंट्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये काम 2 तरीके से होता है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं, मतलब जो पॉजिटिव कॉन्टैक्ट निकलता है उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उसने कितने लोगों को और इन्फेक्ट किया होगा। और साथ में बीच बीच में कम्युनिटी सर्वेलेंस करते हैं। सर्वे टीम जाके घर घर लोगों से पूछती हैं कि आप में किसी को सिम्टम्स तो नहीं है। तो ये दोनों काम हैं जो एक्टिवली हम लोग करते हैं समय समय पर। साथ में 2 पैसिव आइडेंटिफिकेशन के तरीके हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ ये है कि कोई आदमी खुद होके बताए कि उसको कोविड के सिम्टम्स हैं। आपको याद होगा शुरुआती दिनों में, अप्रैल में, लगभग हर आदमी में एक छिपाने की टेंडेंसी होती थी, लोग अपने सिम्टम्स को बताना नहीं चाहते थे। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये टेंडेंसी अब खत्म हो गई, बहुत सारे लोग आके बताते हैं। इस पैसिव आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने बेसिकली फीवर क्लिनिक खोले हुए हैं हर जिले में, हर शहर में, जहां लोग वॉक इन करके आके बता सकते हैं कि साहब मुझे सिम्टम्स आ रहे हैं। और साथ में एक सार्थक लाइट नाम से एक ऐप बनाया हुआ है जो फ्री ऐप है, डाउनलोडेबल। उसमें आप अपने सिम्टम्स की एंट्री करते हैं तो हमारे सिस्टम में वो रिफ्लेक्ट होता है कि कोई आदमी ये बता रहा है कि उसको सिम्टम है, तो हम उसको ट्रैक करते हैं। सो ये आइडेंटिफिकेशन के तरीके हैं। उसके बाद हम उनको आइसोलेट करने की कोशिश करते हैं। आइसोलेशन में 2 पार्ट हैं। जो सस्पेक्ट है उनको हम क्वारंटाइन करते हैं, चाहे वो होम क्वारंटाइन हो चाहे वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन हो। ये होम और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन का समय के साथ साथ कैसे परिवर्तन हुआ है वो मैं आगे आपके संज्ञान में लाने की कोशिश करूंगा। तो सस्पेक्ट को क्वारंटाइन करते हैं, और जो एसिम्टोमेटिक पॉजिटिव होते हैं, मतलब जो पॉजिटिव तो निकल आए लेकिन उनको कोई सिम्टम्स किसी भी तरह के बीमारी के नहीं है,
तो कई बार उनको हम होम आइसोलेशन की व्यवस्था करते हैं कि वो अपने घर में रह सकें और दूसरों को इन्फेक्ट ना करें। साथ में टेस्ट करते हैं, ये देखना होता है कि हमारे पास टेस्टिंग कैपेसिटी है कि नहीं, मोर इम्पॉर्टेंटली हमारे पास टेस्टिंग टीम है कि नहीं। आखिर अल्टीमेटली टेस्ट करने के लिए आदमी चाहिए और वो आदमी भी ट्रेंड मैन पावर हो, ताकि वो सैंपल ले तो सही तरीके से सैंपल ले सके। तो मैन पावर की व्यवस्था करना और लैब्स की व्यवस्था करना, साथ में ये देखना कि हम ICMR प्रोटोकॉल और WHO स्टैंडर्ड्स के हिसाब से टेस्टिंग कर रहे हैं कि नहीं। मेरे साथ छवि हैं, आप लोग 1 मिनट के लिए छवि को सुनना चाहेंगे कि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम इससे कहना क्या चाहते हैं जब हम कहते हैं कि टेस्टिंग एज पर ICMR प्रोटोकॉल एंड एज पर WHO स्टैंडर्ड्स। छवि ऑडियो। जो टेस्टिंग की जाती है कोविड-19 के अंतर्गत, वो ICMR ने 18 मई को अपना एक रिवाइज क्राइटेरिया निकाला था। इसके अंतर्गत सारी केसेस, सारी मतलब सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन किसी व्यक्ति को है जिसको, अच्छा, आपको शायद ये वाला माइक चाहिए क्या? ओके। आवश्यकता है, उसको हमें मैंडेटरी रूप से टेस्ट करना होता है। इसी प्रकार जो भी पॉजिटिव व्यक्ति का फर्स्ट कांटेक्ट है, यानी उसके 1 मीटर के संपर्क में पिछले उसके सिम्टम्स ऑनसेट होने के 2 दिन पहले से कभी आया है, ऐसे हर व्यक्ति को हमको टेस्ट करना होता है 5वें और 10वें दिन के बीच में। सो आफ्टर कांटेक्ट में आने के बाद से 5वें से 10वें दिन के बीच में हमें ऐसे व्यक्ति को टेस्ट करना होता है। आयला यानी इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस अगर किसी व्यक्ति को हैं, तो केवल आयला वाले व्यक्ति को हम तब टेस्ट करेंगे, या तो वो किसी पॉजिटिव व्यक्ति का फर्स्ट कांटेक्ट हो, या वो माइग्रेंट वर्कर हो जो बाहर से कहीं से आया है, या उसके इंटरनेशनल ट्रैवल की कोई हिस्ट्री है, यानी दूसरे देश से अगर वो कंट्री में वापस आया है तो उसको हमें टेस्ट करना होता है। या जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, या कोविड ड्यूटी पर काम करने वाले पुलिसकर्मी हैं, या म्युनिसिपल वर्कर हैं और उनको आयला जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो इनको हमको मैंडेटरी टेस्ट करना होता है। इसके अलावा अगर कोई हॉटस्पॉट्स है, कंटेनमेंट एरिया में अगर किसी को आयला जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उनकी टेस्टिंग भी ICMR के क्राइटेरिया अंतर्गत मैंडेटरी मानी जाती है। WHO स्टैंडर्ड्स। WHO ने हाल ही में एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि यदि कोविड कंटेनमेंट की दृष्टि से देखा जाए तो कंट्रीज और राज्यों को प्रयास करने चाहिए कि उनकी पॉजिटिविटी 5% से कम रहे। तो अगर पॉजिटिविटी 5% से कम रहती है तो माना जा सकता है कि हम कंटेनमेंट की दिशा में धीरे धीरे उस कंट्री में या ज्योग्राफिकल रीजन में बढ़ रहे हैं। संक्षेप में इसका आशय था कि जो ICMR क्राइटेरिया को पूरा करते हैं उनका टेस्टिंग करना हमारी जिम्मेदारी है, उसकी कॉस्ट हमको बेयर करनी होती है। लेकिन उसके अलावा प्राइवेट लैब में अगर कोई आदमी अपनी इच्छा से अपना टेस्ट कराना चाहे तो ICMR उसको परमिट करता है, वो अपनी कॉस्ट पे जाके करा सकता है। ट्रीटमेंट के लिए बेसिकली 3 कैटेगरी हैं। जो एसिम्टोमेटिक या माइल्ड सिम्टम वाले केसेस हैं, उनके बारे में ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल ये कहता है कि या तो वो अपने घर में, अगर उनके घर में जगह है तो अपने घर में रह सकते हैं, वहां आइसोलेट कर सकते हैं किसी दूसरे के संपर्क में आने से बचते हुए, और नहीं है तो कोविड केयर सेंटर में हम उनको रख सकते हैं। ये बेसिकली उनका पीरियड निकालने की बात है जिसमें बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स में कोई बहुत एग्रेसिव ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। DCSCs हैं जो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, जिसमें मॉडरेट सिम्टम्स आते हैं तो उनको हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स की तरफ लेके जाते हैं, और जिसमें सीवियर सिम्टम्स होने लगते हैं अर्थात सांस लेने में दिक्कत होने लगती है तो हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे जो DCH हैं, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, जो हमारे पास 17 हैं अभी, उसमें हम उनका इलाज करते हैं।